Hello students, I am Dr. Anita Pandey from Shri Shankaracharya Mahavidyalaya Junwani Bhilai, and today I am going to teach about performance of a contract. So when both parties to a contract fulfill their respective legal obligations created under the contract, it is called performance of contract. जब अनुबंधों के जो दोनों पक्षकार होते हैं वे अपने अपने दायित्वों का निर्वाह कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि अनुबंध का निष्पादन हो गया और वो अनुबंध तब समाप्त हो जाता है. Only the promisee or his legal representative in the case of his death can demand performance of the promise under a contract. अनुबंध का निष्पादन हो जाता है लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब दोनों में से किसी पार्टी का डेथ हो जाता है तो वो उसको परफॉर्म करने के लिए प्रॉमिस कर सकता है. उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उत्तराधिकारी होता है. द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज द नॉर्मल मोड ऑफ डिस्चार्जिंग ए कॉन्ट्रैक्ट एंड मे टेक फॉर्म सच एज actual performance and attempted performance. Actual performance जिसको बोलेंगे वास्तविक निष्पादन और दूसरा है attempted performance means निष्पादन का प्रयास करना. तो what is actual performance? When the parties have done what they had undertaken to do or have fulfilled their obligations under the contract, they are said to have actually performed the contract. And attempted performance means when one of the party to the contract offers to perform the contract but the other party does not accept it, there is that is called attempted performance. अर्थात जब अनुबंध के पक्षकारों में से एक अनुबंध को निष्पादित करने का प्रस्ताव करता है किंतु दूसरा पक्षकार इसे स्वीकार नहीं करता तब यह निष्पादन का प्रयास मात्र होता है. नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट दैट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड. कुछ ऐसे अनुबंध होते हैं जिनके निष्पादन की आवश्यकता नहीं होती. कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं, आइए देखें वो क्या क्या है. नंबर 1 इज इफ द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू नोवेशन और अल्टरेशन द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड. इन सच केसेस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट. यदि अनुबंध के एक पक्षकार जो है वो नवीनीकरण या परिवर्तन के लिए अगर वो पक्षकार सहमत होते हैं तब जो मौलिक अनुबंध होता है यानी कि जो पहले अनुबंध किया गया था उसके निष्पादन की ज़रूरत नहीं होती और उसकी मौलिक अनुबंध की जगह पर दूसरा नया अनुबंध प्रतिस्थापित किया जा सकता है. सेकेंड वन इज इफ पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू dispense with a remit performance of promise either wholly or in part, the original contract stands discharged and this is called remission. यदि एक अनुबंध के पक्षकार अनुबंध के निष्पादन को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से छोड़ने या रेमिट करने के लिए सहमत होते हैं तो जो मौलिक अनुबंध होता है वो समाप्त हो जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में निस्तारीकरण या रेमिशन बोलते हैं. थर्ड वन इज व्हेन ए पर्सन एट होस्ट ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्ट इज वर्डेबल rescind it, the other party need not perform his obligation.
इसका मतलब है कि जब एक व्यक्ति जिसके इच्छा पर एक अनुबंध व्यर्थनीय है इसे परित्याग करता है, तब जो दूसरा पक्षकार होता है उसको वचन के निष्पादन करने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट वन इज इफ एनी promisee neglects or refuse to offer the promiser reasonable facilities for the performance of his promise, the promiser is executed for the non-performance of the contract। मतलब यह है कि यदि कोई जो वचन ग्रहीता होता है या वचनदाता को उसके वचन निष्पादन हेतु पर्याप्त सुविधाएं नहीं देता है या देने से मना करता है, तब वचनदाता को अनुबंध के गैर निष्पादन करने का अधिकार प्राप्त है। लेट्स सी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि वो कौन सी स्थिति है जब अनुबंध समाप्त हो जाता है। सो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एंड ऑफ द contractual relationship between the parties, a brief description of various ways of discharging a contract are: number 1, discharge by performance। डिस्चार्ज कोई भी अनुबंध समाप्त कब होगा, उसके लिए कब समाप्त हो सकता है, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जिसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। नंबर 1 इज डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस यानी निष्पादन द्वारा समाप्ति। व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज परफॉर्म्ड बाय बोथ द पार्टीज एंड देयर रिमेन्स नथिंग टू डू, देन इट इज कॉल्ड डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस एंड ए कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज बाय एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। जब दोनों पक्षकार अपने अपने दायित्वों को निभा देते हैं तो इसको कहा जाएगा कि निष्पादन समाप्त हो गया, और ऐसी स्थिति में अनुबंध से दोनों पक्षकार मुक्त हो जाते हैं, अनुबंध समाप्त हो जाता है। और यदि मान लीजिए कि कोई एक पक्षकार अपने वचन का निष्पादन करता है तो वह सिर्फ अकेला मुक्त होता है, दूसरा पक्षकार मुक्त नहीं हो पाता। नेक्स्ट, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट। आपसी सहमति या स्वीकृति से अनुबंध को समाप्त करना। सिंस ए कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट, इट मे बी डिस्चार्ज बाय अनदर एग्रीमेंट बाय द सेम पार्टीज। एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैसे बनता है, उसका आधार क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, ठहराव होता है, और यदि इस ठहराव को डिस्चार्ज कर दिया जाए या दोनों पार्टीज मिलके इस ठहराव को ही समाप्त कर देते हैं तो वहाँ पर एग्रीमेंट भी समाप्त हो जाता है, और इसके लिए उनका म्यूचुअल कंसेंट यानी कि आपसी सहमति या स्वीकृति होती है। अब कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है उसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे वो क्या क्या हो सकता है। जो पारस्परिक ठहराव है, अनुबंध की समाप्ति होती है पारस्परिक ठहराव द्वारा, उसमें कुछ स्थितियां होती हैं जिनको हम देखते हैं। नंबर 1 इज नोवेशन। व्हेन ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट इट इज कॉल्ड नोवेशन, नवीनीकरण। जब एक नए अनुबंध को, जो वर्तमान अनुबंध है उसको हटाकर नए अनुबंध को प्रतिस्थापित किया जाता है तो ये स्थिति कहलाती है नवीनीकरण की। नेक्स्ट इज अल्टरेशन। अल्टरेशन मीन्स चेंज इन वन और मोर ऑफ द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब होता है परिवर्तन। परिवर्तन का क्या अर्थ है, अनुबंध की एक या ज़्यादा शर्तों में परिवर्तन किया जाए, तब अनुबंध, जो मौलिक अनुबंध होता है उसकी समाप्ति हो जाती है और नया अनुबंध नए प्रारूप में सामने आता है। नेक्स्ट इज रेसेशन।
ए कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज बिफोर द डेट ऑफ परफॉर्मेंस बाय एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। जो छुटकारा है, छुटकारा इसको बोलते हैं, सेशन मीन्स हिंदी में इसको बोलेंगे छुटकारा। निष्पादन की तारीख से पहले ही यदि जो पक्षकारों के बीच ठहराव के द्वारा अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है। मान लीजिए कि ए ने बी को फॉर एग्जांपल कोई एक निश्चित डेट, मान लीजिए 30 जुलाई को ए ने बी को कुछ सामान सुपुर्द करने का वचन दिया था, लेकिन यदि 30 जुलाई अभी नहीं आई है, उसके पहले ही 27 या 28 जुलाई को ए और बी इस बात पे सहमत होते हैं कि हम अपने उस अनुबंध को रद्द कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं उन्होंने अनुबंध से छुटकारा पा लिया। नेक्स्ट, रेमिशन। रेमिशन मीन्स क्षमा या छूट बोलेंगे हिंदी में इसको। ये क्षमा या छूट का अर्थ होता है अनुबंध से कम रकम की स्वीकृति या वचन की कम पूर्ति। इट मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर सम देन व्हाट वाज कॉन्ट्रैक्टेड और लेसर फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यापारी ने किसी एक सामान को किसी पर्सन को बेचना स्वीकार किया, दोनों में अनुबंध हुआ। मान लीजिए कि वो जो भी प्रोडक्ट था उसका 1 kg का जो वैल्यू था वो 300 रुपीज़ था। इस बात पर ये सहमत हुए, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि वो पर्सन 1 kg ना लेके 250 रुपीज़ में 800 ग्राम्स लेता है, तो दैट इज़ कॉल्ड रेमिशन। अब नेक्स्ट है वेवर। वेवर मीन्स होता है त्याग। वेवर इट टेक्स प्लेस when the parties to a contract agree that they shall no longer be bounded by the contract। त्याग कर देते हैं जब दोनों पक्षकार, जो अनुबंध के पक्षकार हैं, वो ये तय करते हैं कि वो अनुबंध द्वारा बाध्य नहीं होंगे, तो त्याग के लिए उनको किसी प्रतिफल की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट, डिस्चार्ज बाय सब्सिक्वेंट और सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटीज। आने वाली या कोई गतिरोधक असंभवता द्वारा भी समाप्त हो सकता है अनुबंध। When the nature of the contract is such that it is not possible to perform the contract, then it is known as an impossible contract. For example, contract discharge due to death of any party or change of law or outbreak of war। 2 कंट्रीज़ में, मान लीजिए कि दो देशों के व्यापारियों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट की अवधि है या कॉन्ट्रैक्ट जिस डेट को परफॉर्म किया जाना था उससे पहले ही दोनों देशों में युद्ध की घोषणा हो जाती है, युद्ध होने लगता है, तो ऐसी कंडीशन में वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप रद्द हो जाता है, समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। जो अनुबंध है वो लैप्स ऑफ टाइम डिस्चार्ज भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल, रेनकोट का एक व्यापारी है जो जून के महीने में किसी दूसरे व्यापारी को बोलता है कि मुझे 1000 रेनकोट्स की ज़रूरत है, जो जून के एंड तक मुझे डिलीवरी मिल जानी चाहिए। ऐसा उनके मध्य में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब जो सप्लायर था, सप्लाई करने वाला था, वो अगस्त के महीने में अगर रेनकोट उसको सप्लाई करता है और कारण कुछ भी हो XYZ, तो ऐसी दशा में पहले व्यापारी को, जिसने जून तक लेने का जो वचन दिया था कि जून तक मुझे मिल जाना चाहिए, ऐसा उसने कहा था, वो व्यापारी उसको उस रेनकोट की डिलीवरी लेने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि ये टाइम बाउंडिंग था। और वैसे भी जून में इसलिए कहा था कि बारिश के मौसम में ही रेनकोट की बिक्री होगी। बारिश अगस्त के बाद बारिश ख़त्म होती है, तब वो रेनकोट लेकर क्या करेगा, इसलिए उसको पूरा अधिकार है कि वो अनुबंध का
समाप्ति अनुबंध की को समाप्त कर दे। नेक्स्ट, डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। इसमें अगला पॉइंट है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। कॉन्ट्रैक्ट कब डिस्चार्ज हो सकता है? जब कोई लॉ कानून प्रभावी हो जाता है, उस समय भी कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो सकता है। ए कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय डेथ मृत्यु होने पर, इंसॉल्वेंसी दिवालिया होने पर, एंड मर्जर यदि विलय हो जाता है, एंड अनऑथराइज्ड मटेरियल अल्ट्रेशन। अनऑथराइज्ड यानी अनाधिकृत जो भी विलयन होता है या फिर अनाधिकृत उपयोग या इसमें अस्वीकृति महत्वपूर्ण होती है, उस समय ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो समाप्त माना जाता है। नेक्स्ट है डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अनुबंध भंग द्वारा समाप्ति। सो वेयर द प्रोमिसर neither perform his contract nor tender his performance, or where the performance is defective, there is a breach of contract, and that is called breach of contract. अनुबंध भंग द्वारा समाप्ति, जहाँ पे वचनदाता ने ना तो अनुबंध का निष्पादन किया है, ना ही वो निष्पादन करने के लिए अग्रसर है, जहाँ या फिर वहाँ पर निष्पादन त्रुटिपूर्ण करता है, या तब ऐसी वाली दशा में क्या होता है, अनुबंध भंग की स्थिति निर्मित होती है। और अनुबंध भंग जो है दायित्व को पूरा नहीं करता है तो अनुबंध जो है समाप्त हो जाता है, और जो पीड़ित पक्षकार होता है, जो कि गलती नहीं किया, उसने कोई मिस्टेक नहीं की थी, उसने अपना परफॉर्म किया, वो हट जाने का या क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन पाने का अधिकारी हो जाता है। अब एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट may take place either at the time when performance is due or when actually performing the contract। जो वास्तविक निष्पादन होता है वो ये वास्तविक अनुबंध भंग जो होता है वो ये क्षेत्र क्या होगा, वास्तविक भंग तब हो सकता है जब निष्पादन होना होता है पर वास्तव में निष्पादन का समय समाप्त हो गया रहता है, निष्पादन के समय पर अनुबंध भंग हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल ब को 1 जुलाई को गेहूं के 10 बोरे देने के लिए तैयार हो जाता है, पर वो उस दिन उसको मतलब कि 1 जुलाई को वो गेहूं के 10 बोरे की सुपुर्दगी नहीं करता, तो इसको हम क्या मानेंगे, अनुबंध भंग। सेकंड इसमें आता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट may occur before the time for performance is due, either by expressly renouncing his obligation under the contract or by doing some act so that the performance of his promise become impossible। इसका मतलब है कि अनुबंध के निष्पादन के दौरान वास्तविक अनुबंध भंग तो मैंने बताया, अनुबंध का जो रचनात्मक या प्रत्याशित अनुबंध भंग होता है वो कैसा होता है, ये तब हो सकता है जब पक्षकारों में से एक अनुबंध को बताकर त्याग देता है तथा अनुबंध को निष्पादित नहीं करने का इरादा दिखाता है, या कुछ ऐसा करता है कि अनुबंध का निष्पादन असंभव हो जाता है। तो उस कंडीशन में ये इसमें 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन में क्या हो सकता है, इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए ब को 1 जुलाई को कुछ सामान की सप्लाई करेगा ऐसा कहता है, और वो उससे पहले, उस तिथि से पहले वो उसको सूचना देता है कि वो माल की पूर्ति नहीं कर पाएगा, तब यह क्या कहलाएगा, जताकर त्याग द्वारा अनुबंध का रचनात्मक भंग कहलाएगा। या
ऐसा कोई कार्य करके ताकि उसके वचन का निष्पादन असंभव हो जाए। मान लीजिए किसी ने किसी पर्सन को उसके घर में कुछ टूट फूट हो गई है, उसके लिए मेसन की ज़रूरत है, उसने मेसन से कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने कहा कि ठीक है मैं एक पर्टिकुलर तारीख बताई, उस तारीख से आपके यहाँ का काम शुरू करूँगा। कई बार फ़ोन करने के बाद भी वो पर्सन जो कॉन्ट्रैक्टर था वो अवेलेबल नहीं है, या वो बात नहीं करता, या फ़ोन पिक नहीं करता, और इस तरह से उसने क्या किया, अपने जो अनुबंध किया था उसके निष्पादन को उसने असंभव कर दिया। अब लेट्स सी रेमेडीज फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यदि अनुबंध भंग होता है तो उसके लिए उपचार क्या क्या हैं? तो जो उपचार हैं उनके बारे में हम देखते हैं। रेसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन देयर इज ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय वन पार्टी, द अदर पार्टी में rescind the contract. The injured party need not perform his part of the obligations under the contract. However, right the rescission is lost in some circumstances or some cases. जब एक अनुबंध विधि के न्यायालय में परिवर्तनीय दायित्वों का निर्माण करता है ना, कभी भी अनुबंध जो है वो न्यायालय में परिवर्तनीय दायित्वों का निर्माण करता है, और यदि मान लीजिए कि एक पक्षकार उसके हिस्से का उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था उसका निष्पादन करने में असफल रहता है, तो दूसरे पक्षकार को अनुबंध का प्रवर्तन कराने हेतु न्यायालय में जाने का अधिकार होता है, और उसकी कुछ शर्तें हैं। जब अनुबंध को तोड़ा जाता है तो जो पीड़ित पक्षकार है, अर्थात जिसने स्वयं अनुबंध भंग नहीं किया है, उसको कुछ उपचार प्राप्त होते हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला है फर्स्ट, रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध का विखंडन करना। दूसरा है हर्जाने के लिए वाद प्रस्तुत करना। तीसरा है उचित पारिश्रमिक हेतु वाद प्रस्तुत करना। फोर्थ है अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन हेतु वाद प्रस्तुत करना, और निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत करना। तो सबसे पहला है रेसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें जो सर्कमस्टांसेस हैं वो ये हैं, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज रेक्टिफाइड एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बाय द पार्टी हु इज एंटाइटल्ड टू rescind the contract. And second one is where the contract is not divisible and the party wants to rescind only a part of the contract. And third is where the parties can't be placed in the same position in which they were before the breach took place. So these are mainly three conditions. And another one is where in the meantime third party have acquired interest bona fide and for values. हर्जाने के लिए वाद प्रस्तुत कर सकते हैं या अनुबंध का विखंडन करना। इसमें क्या होता है, इसको हिंदी में बताती हूँ मैं। जब एक पक्षकार अनुबंध भंग करता है तो अन्य पक्षकार उसका विखंडन कर सकता है। उसे अनुबंध के अंतर्गत दायित्वों के भाग का निष्पादन करने की जरूरत नहीं होती और वह चुपचाप मौन रह सकता है यदि पीड़ित पक्षकार के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही न करने का निश्चय करे। तो जब पीड़ित पक्षकार दोषी पक्षकार पर अगर दावा करना चाहता है तब वह अनुबंध के विखंडन हेतु मुकदमा दायर कर सकता है, और ऐसी स्थिति में वह अपने सभी दायित्वों से मुक्त हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि राम ने श्याम को 15 जुलाई को 80,000 रुपये देने के लिए या 80,000 रुपये के लिए चाय पत्तियों की पूर्ति करने का अनुबंध किया, टी लीव्स, और यदि जो राम है वो निर्धारित अवधि यानी कि 15 जुलाई तक उसकी पूर्ति नहीं करता तो
जो श्याम है उसको पूर्ति न होने के कारण उसको भी मूल्य का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी और वो अनुबंध को विखंडित मान के किसी और से अनुबंध कर सकता है और उसको राम से ही चाय पत्ती खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनुबंध का एक पक्षकार राम के द्वारा अनुबंध भंग किया गया है। Suit for damages. Next one is damages or monetary compensation allowed to the injured party by the court for the loss or injury suffered by him due to the breach of the contract. जो damages हैं वो कितने 4 टाइप्स के damages होते हैं। ऑर्डिनरी डैमेज, स्पेशल डैमेज, exemplary or vindictive damage and nominal damage. डैमेज के बारे में देखते हैं। नंबर 1 इज ऑर्डिनरी डैमेज, इसको सामान्य साधारण हर्जाना भी बोलते हैं। Ordinary damage are that which arise directly and naturally as a result of breach of contract. सामान्य जो हर्जाना होता है वो जैसे ही अनुबंध भंग होता है तो अपने आप वो उत्पन्न होता है। दूसरा है स्पेशल डैमेज, विशेष हर्जाना। Special damage are those who do not arise directly due to the breach of contract. They can be claimed only if special circumstances. Remember, special circumstances result in the special loss in case of breach of contract. जो विशेष हर्जाना होता है उसको विशिष्ट हर्जाना भी कहते हैं और विशेष हर्जाने वे होते हैं जो अनुबंध भंग के कारण प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न नहीं होते। विशेष हर्जाने का अधिकार के रूप में दावा किया जा सकता है और उसका दावा सिर्फ किया जा सकता है अनुबंध भंग की स्थिति में। विशेष परिस्थितियों में ही विशेष हानि होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई टैक्सी चालक ने एक व्यक्ति को अपनी उसको मैकेनिक को अपनी टैक्सी मरम्मत के लिए दी और वो ये कहता है कि अगर देर होगी तो उसको, अगर वो सही समय पे मरम्मत करके नहीं देगा तो उसको प्रतिदिन टैक्सी के भाड़े के रूप में 500 रुपये की हानि होगी। मिस्त्री ने अगर समय पर मरम्मत करके नहीं दी, मान लीजिए वो 1 दिन में देने का वादा करता है परंतु वो समय पर नहीं देता और उसकी जगह 2 दिन लगाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो पर्सन था, टैक्सी चालक जो था, उसको 2 दिन की जो उसकी मजदूरी थी उसका लॉस हो रहा है। तो ये 2 दिन की मजदूरी का नुकसान क्या कहलाएगा? स्पेशल डैमेज या विशिष्ट हानि। नेक्स्ट, extemporary damage, the damage which are awarded with a view to punish the guilty party for the breach of contract are known as exemplary or vindictive charges. हिंदी में इसको बोलेंगे अनुकरणीय या प्रतिशोधनीय हर्जाना। ये वो हर्जाना होता है जो अनुबंध भंग के लिए दोषी पक्षकार को दंड देने के उद्देश्य से किए जाते हैं और ये अनुकरणीय या प्रतिशोधनीय हर्जाने के रूप में जाने जाते हैं और ये जो हैं ये अनुबंध अधिनियम के क्षेत्र में नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल, विवाह करने के अनुबंध का भंग। विवाह, अगर मान लीजिए 2 पक्षकारों ने विवाह करने का अनुबंध किया परंतु किसी कारणवश लड़के ने विवाह करने से मना कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में लड़की उसके ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर कर सकती है और वहाँ पर मानहानि के लिए कोर्ट जो हर्जाना देगा वो कंपनसेशन होगा किसके लिए? विंडिक्टिव डैमेज के लिए।
इसी तरह से एक बैंकर के कारण यदि कोई चेक डिसऑनर होता है उसकी गलती के कारण, जबकि जो कस्टमर है बैंक का उसके जो अकाउंट था उसमें सफिशिएंट मनी था, तो ऐसी कंडीशन में जो कस्टमर है वो अपने बैंकर पर मानहानि का मुकदमा दायर कर सकता है और कंपनसेशन प्राप्त कर सकता है। और ये कंपनसेशन विंडिक्टिव डैमेज के लिए या विंडिक्टिव डैमेज के लिए ही ये कंपनसेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट, नॉमिनल डैमेज। नॉमिनल डैमेज नाम मात्र का हर्जाना होता है। नॉमिनल डैमेज आर दोज विच आर अवार्डेड ओनली फॉर नेम सेक। जो नाम मात्र का हर्जाना होता है और ये सिर्फ नाम के लिए दिए जाते हैं, ये ना तो पीड़ित पक्षकार के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाते हैं, ना दोषी पक्षकार को दंड के रूप में होते हैं। Quantum merits. The phrase quantum merits means the as much as earned. A claim on quantum merit may arise when a person has done some work under the contract and the other party repudiates the contract or the work can't be performed due impossibility of legality. And second is specific performance. When monetary compensation is not sufficient, the court may direct the responsible party to put his promise. However, the court will not grant specific performance in some cases, like where contract is of personal nature, like contract to marry. Example is contract to marry. Second is where the court can't effectively supervise the execution of contract. For example, contract to build a multiplex. And third point is where it will be inequitable. For example, against a minor or caring the minor is example for inequitable performance. Remedies for breach of contract. Then next, what can we do? After reading this, injunction, resituation and rectification or cancellation. So these are three remedies for the breach of contract. In injunction, where a contract of personal mature, specific performance is not ordered by the court, as it can supervise the performance. In such cases, there is an indirect remedy, an injunction order, which is an effective remedy to score specific performance of negative term of contract. Second is resituations. When a contract becomes void, the party who has received an benefit under it must restore it to the other party or must compensate the other party by value of the benefit. And third is rectification or cancellation. If due to fraud or mistake of the party, a contract or an instrument does not express the real intention of the parties, either party may file a suit to have the instrument rectified. It
if rectification is not possible, the court orders for the cancellation of the contract, but this order should be from the court. Cancellation order. Thank you so much. Dinesh.